नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि वेक्टर एंड मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सदिश एवं गति, दूसरा वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोर्स में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 के लिए जुड़े हुए हैं और कोर्स की इस कड़ी में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपको कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड डाउट या क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ग्रुप का जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो भी डाउट या क्वेरी है आप वहां पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एंड मोशन, सदिश एवं गति। तो वेक्टर एंड मोशन के इस पार्ट का लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 का लेक्चर ये होगा और पार्ट 2 का लेक्चर फिर इसके बाद वाला होगा, जिसमें हम लोग मोशन को डिस्कस करेंगे। वेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन को। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं। पार्ट 1 में मोशन वेक्टर को करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग किसको करेंगे, मोशन वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले वेक्टर को स्टार्ट करते हैं और वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे, जैसे कि प्रीवियस जो लेक्चर्स हुआ था फिजिक्स में, उसमें हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे। भौतिक मात्रक। इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो हम लोग इसको जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में क्या क्या में बटेगा, तो सबसे पहला होगा स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा जो होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे हिंदी में अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे सदिश राशियां। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड है कि नहीं, जिसको हम लोग हिंदी में परिमाण बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, परिमाण होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस भी होगा। ठीक है, क्या करेगा, मैग्नीट्यूड भी होगा उसमें और डायरेक्शंस भी होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण भी होगा उसमें और उसमें क्या होगा, दिशाएं भी होंगे। परिमाण के साथ साथ उसमें दिशाएं भी
होंगे, है कि नहीं। मतलब ऐसा राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगा। और वैसा राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, जो कि अदिश राशियां होंगे। और वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होंगे उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशियां, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज का जो एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें, अगर स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जांपल लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो सकता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो सकता है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मास ले लिए। टाइम भी हम लोग बोलेंगे, वो भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। ये सब जो है और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं। हम लोग लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में ये सब चीज पढ़ चुके, क्या कि लेंथ, मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशियां बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में। इसका एग्जांपल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो देखिए इसका एग्जांपल में हम लोग वेलोसिटी ले सकते हैं, है कि नहीं, वेलोसिटी ले सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग मोमेंटम ले सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग फोर्स ले सकते हैं, है कि नहीं। इसका एग्जांपल में जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग एक्सेलरेशन ले सकते हैं। ठीक है। ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने साथ डायरेक्शंस को भी रखता है, होल्ड करता है। जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो लेंथ को हम लोग लंबाई बोलेंगे, मास को हम लोग द्रव्यमान बोलेंगे, डिस्टेंस को हम लोग दूरी बोलेंगे, स्पीड को हम लोग चाल बोलेंगे, टाइम को हम लोग समय बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये हिंदी में जो है अगर अदिश राशियां का उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। उसी तरह अगर हम लोग सदिश राशियों को उदाहरण के तौर पर देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, उसको हम लोग वेग बोलेंगे। मोमेंटम संवेग बोलेंगे। फोर्स बल बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलेंगे। एक्सेलरेशन त्वरण बोलेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल्स भी देख लिए। अब क्या है, अब जो है स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा कि यहां पर नॉर्मल अलजेब्रा का जो रूल्स होगा एडिशन के लिए फॉलो किया जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। नॉर्मल अलजेब्रा रूल्स आर फॉलोड for addition, subtraction and multiplication। ठीक है। यहां पर जो है स्केलर क्वांटिटीज में नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। बीजगणित का जो नॉर्मल रूल्स है, जो साधारण रूल्स है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर ले, अगर हम लोग मास, द्रव्यमान का एग्जांपल ले, 2 kg मेरे पास मान लेते हैं कि आलू है और 5 kg मेरे पास प्याज है, 5 kg मेरे पास प्याज है, तो हम अगर बोलेंगे कि एक झोले में 2 kg आवल, 2 kg जो है आलू
और 5 kg प्याज अगर हम डाल दिए हैं तो उस झोले का वजन कितना हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली इसको जोड़कर बता सकते हैं वो होगा 7 kg, 7 kg का वो झोला हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेथड्स का यूज करके, रूल्स का यूज करके हम लोग इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुना करते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो यहाँ पर वेक्टर्स रूल्स को जो है फॉलो किया जाता है कि नहीं। वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, subtraction and multiplication is followed here, है कि नहीं। अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़, गुना या फिर जो है घटाव के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर वेक्टर्स का जो है रूल्स वो अलग अलग रूल्स होगा। अभी इसी लेक्चर में हम लोग आगे चलकर इन सभी रूल्स को जो है देखेंगे और हम लोग सीखेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ये दो टाइप का जो है क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जिसको हम लोग अदिश राशियां और सदिश राशियों के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटीज होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस मींस परिमाण और दिशाएं दोनों होते हैं, है कि नहीं। और अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, ये सब सारा जो है उदाहरण किसका है, अदिश राशियों का है। उसके बाद हम लोग वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब जितना भी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं ये सारा एग्जाम्पल किसका है, सदिश राशियों का है, ठीक है। हम लोग अदिश राशि में नॉर्मल अलजेब्रा का रूल को फॉलो करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जोड़, घटाव और गुना के लिए। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग फॉलो करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़े तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हुए वेक्टर नोटेशंस का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर नोटेशन पर। वेक्टर नोटेशन यानी हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर नोटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, एक तीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तीर का जो लेंथ होता है, इस तीर का जो लेंथ होता है, इस तीर का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, परिमाण को बताता है। किसी भी वेक्टर का, सदिश राशि का, उसका परिमाण को बताता है। क्या? इस एरो का, इस तीर का जो लंबाई है वो, है कि नहीं। और ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये जो एरो है जिसको हम लोग हिंदी में वानाग्र बोलेंगे, वानाग्र, वानाग्र जो बोलेंगे, है कि नहीं। इसको जो है, ये जो है हम लोग को क्या दिखाएगा? डायरेक्शन शो करेगा। ये हम लोग को डायरेक्शन शो करेगा, दिशा शो करेगा, है ना। और इंग्लिश में हम लोग इस पार्ट को, इस एरो वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड।
और इस पीछे वाले पार्ट को जो इधर है उसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, ठीक है। तो अब किसी भी वेक्टर को किस तरह से हम लोग निरूपण का काम करेंगे, वेक्टर का निरूपण हम लोग किस तरह से करेंगे, उस एरो से हम लोग उसको निरूपण करेंगे। एरो जो है एक तीर बनाकर करेंगे, उस तीर का जो लंबाई होगा वो उसके परिमाण का बात करेगा, जो कि हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जो ये तीर जैसा जो हम लोग को दिख रहा है, जिसको हम लोग बानाग्र बोलेंगे, हेड बोलेंगे, उसको हम लोग वो जो है डायरेक्शन को बताएगा, है कि नहीं। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपली जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो है उसके सिंबल के ऊपर जो है हम लोग इस तरह का एक एरो देकर उसको बताने का काम करते हैं कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, है कि नहीं। इस एरो का जो लंबाई होगा, जो लेंथ होगा, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, परिमाण के बारे में बताएगा। और जो एरो का डायरेक्शन होगा वही हमको उस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बताएगा, दिशा के बारे में बताएगा, है कि नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जो कि हम लोग को वेक्टर को पढ़ने के दरमियान अपने दिमाग में रखना है। अपने दिमाग पे उसको रखते हुए हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे आगे। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जिसको हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीरो वेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। और इसको जो है हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शून्य सदिश बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे, है कि नहीं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों अगर बराबर है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, है कि नहीं, वो जीरो होगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर यहाँ पर आया जो जीरो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर, और इसी को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है। अब दूसरा बात आता है वो आता है इक्वल वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर बराबर सदिश। दो वेक्टर जो है बराबर तब बोला जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर ए है, अगर कोई एक वेक्टर है ए, और अगर कोई एक वेक्टर बी है, इसी तरह से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वेक्टर बी का भी वही डायरेक्शन है, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी अगर हम बोल दें कि सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, है कि नहीं। यहां पर सदिश ए बराबर है सदिश बी के, है कि नहीं। अगर हम लोग बोले कि क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होने से क्या वो बराबर हो जाएगा, क्या वो बराबर सदिश कहलाएगा, क्या वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो, है कि नहीं? परिमाण और दिशा दोनों सदिश का जब बराबर होगा तभी उसको हम लोग बराबर सदिश बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या होगा? वो बराबर सदिश नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा वो चीज? ठीक है। अब जो है हम लोग तीसरा चीज देखते हैं, वो है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर जो कि बराबर नहीं होता है कि नहीं? जो बराबर वेक्टर्स नहीं होता है। तो अनइक्वल वेक्टर्स उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। अनइक्वल नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा कि जब जो है परिमाण जो है बराबर नहीं होगा एक दूसरे का, भले दोनों का डायरेक्शन जो दिशा एक है, परिमाण बराबर नहीं है, तो अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएगा, है कि नहीं? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अपोजिट वेक्टर्स का। अपोजिट वेक्टर्स में क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा? उल्टा होगा। यानी दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर B, है कि नहीं? क्यों? ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट वेक्टर है कि नहीं? ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि A वेक्टर का अपोजिट है B वेक्टर, है कि नहीं? क्या बता रहा है? A वेक्टर का अपोजिट है कौन? B वेक्टर। और यहां पर क्या है? A इज इक्वल्स टू B, मीन्स A वेक्टर जो है वो B वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट्स जो देखें वेक्टर का, 3 पॉइंट्स देखें। सबसे पहला पॉइंट क्या देखें? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोले कि दो वेक्टर जब हम लोग जीरो के बराबर अगर कोई वेक्टर हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे? दो वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 180 डिग्री का हो और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ऑपोजिट वेक्टर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे इसमें, और अभी है चौथा जो पॉइंट है हमारे पास है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, इसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। इसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश, है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर को हम लोग किसी भी वेक्टर के ऊपर इस तरह का एक कैप जो है लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? किसी भी वेक्टर, मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ए है, उसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है अगर, है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए कैप। ए के ऊपर कैप लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। एकांक सदिश हो गया। यूनिट वेक्टर का क्या खासियत होता है अभी हम बताएंगे। यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं कि कोई भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर मेरे को दिया गया है तो कोई भी वेक्टर का अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा,
है कि नहीं। और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का जो है क्या होता है, उसका अंडर रूट का जो है, अभी हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर देखेंगे, उसके बाद उसका हम लोग बात करेंगे ये मैग्नीट्यूड का, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। यहां पर वेक्टर ए का जो है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और कभी कभी हम लोग यूनिट वेक्टर को एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहीं जो है कहीं कहीं हम लोग एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या खासियत होता है कि ये वेक्टर किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होके उस स्केलर को वेक्टर बनाने का काम करता है कि नहीं। उस स्केलर को क्या करता है, वेक्टर बनाने का काम करता है। इसका जो यूनिट वेक्टर का खासियत क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा 1 होता है। और डायरेक्शन जो है जिस वेक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन होगा इसमें, है कि नहीं। डायरेक्शन जो है किसी भी वेक्टर का, अगर मान लेते हैं कि कोई एन वेक्टर का बात कर रहे हैं तो उस एन वेक्टर का उसका डायरेक्शन उसमें होगा, है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर एज इट इज, मींस किसी भी स्केलर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, है कि नहीं। और उसके साथ सिर्फ क्या डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, मींस डायरेक्शन उसके साथ मिल जाएगा। तो किसी भी स्केलर में अगर हम डायरेक्शन को जो है लगा दें, डायरेक्शन उसमें ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अगला चीज हम लोग जो देखेंगे वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3 एक्सिस है कि नहीं, 3 एक्सिस है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है कि नहीं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। अभी हम एन कैप बोले, उसी तरह जो है यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, वाई एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर है वो जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप, है कि नहीं। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को अगर मान लेते हैं यहां पर कोई एक वेक्टर है जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल नोटेशन में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स के डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है उसके साथ ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी तरह y प्लस y डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो y, और y डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जे कैप, प्लस z डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो इनटू z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, है कि नहीं। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख दिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है कि नहीं। तो ये जो है ऑर्थोगोनल नोटेशन है किसी भी वेक्टर का। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इस वेक्टर ए का जो है मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालने का काम करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको इस तरह से करना होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है कि नहीं। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। मींस
एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, एंड जेड एक्सिस के अलोंग उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और इन तीनों स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर उस वेक्टर से मींस उस वेक्टर को अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा हमको वो मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये था वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग को दिमाग में रखते हुए आगे का काम करना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे वेक्टर एडिशन का, किस तरह से हम लोग वेक्टर्स को जोड़ने का काम करते हैं, उस चीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये लॉ क्या बोलता है उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है, इस तरह से, ठीक है। और सपोज दैट हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोगों को निकालना है, क्या होगा, हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर ए प्लस बी जो है हम लोगों को निकालना है, क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है वो दो साइड से कोई भी एक ट्रायंगल का है कि नहीं। ऐसा जैसा कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए पर जो है, ये वेक्टर ए जो है और ये वेक्टर बी का हेड है और ये वेक्टर बी का टेल है, ये वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर ए का टेल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए के जो है हेड से, जो वेक्टर ए का हेड है वहां पर वेक्टर बी का जो टेल को है हम लोग कनेक्ट करेंगे और इस तरह से वो कनेक्ट होगा, है कि नहीं। वेक्टर ए का हेड पर वेक्टर बी का जो है टेल अटैच होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों वेक्टर को इस तरह से अटैच करेंगे कि दोनों एक सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर में कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग को जाना होगा, और अगर घड़ी के ही दिशा में क्लॉकवाइज अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर ए का हेड पर वेक्टर बी का जो टेल आएगा तो किस दिशा में आएगा, इसी दिशा में, है कि नहीं। अब जो है घड़ी के उल्टे दिशा में हम लोग इस दोनों वेक्टर को अरेंज किए हैं तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसके जस्ट उल्टे दिशा में मिलेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस ऑर्डर में हम लोग अरेंज किए हैं तो उसके उल्टे ऑर्डर में जो टेल से हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर होगा वो हमको देगा वेक्टर ए प्लस बी का जो मान है वो हमको देगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग क्या किए कि इस वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का जो टेल है उसको रख दिए और हम लोग क्या किए, उसके ऑपोजिट ऑर्डर में टेल से हेड को कनेक्ट कर दिए। वेक्टर ए का टेल से वेक्टर बी का हेड को कनेक्ट कर दिए उसके ऑपोजिट ऑर्डर में, तो हमको जो मिला ए प्लस बी
वही जो है हम लोग को क्या है, वही हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको एक नाम दे दें, है ना, अगर हम लोग इस पॉइंट का नाम दे दें A, इस पॉइंट का नाम दे दें B और इस पॉइंट का नाम दे दें C, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पर कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC विल बी इक्वल्स टू वेक्टर AC। लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है कि नहीं। अभी अगर हम लोग बोले कि हमारे पास दो नहीं दो से अधिक वेक्टर है, जैसे कि मान लेते हैं कि वेक्टर A है, वेक्टर B है ना, वेक्टर B है, उसी तरह जो है वेक्टर C है, यहां पर वेक्टर C है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है अब एडिशन किस तरह से होगा, तो देखिए वेक्टर A के हेड पर वेक्टर B का टेल, उसी तरह वेक्टर B पर इस वेक्टर C का टेल, ठीक है, कनेक्ट हो गया सेम ऑर्डर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके उल्टे ऑर्डर में वेक्टर A का जो टेल है और वेक्टर B का जो है मींस वेक्टर C का जो हेड है उसको कनेक्ट कर देंगे, और ये वेक्टर जो है हमको क्या दे देगा, A प्लस B प्लस C, है कि नहीं। इसको भी हम लोग सिंपली समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह से कि वेक्टर A और B का जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये था, है कि नहीं, ये था, ये A प्लस B था, ठीक है। अब इस वेक्टर को यहां से कनेक्ट किए तो अब ये जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस B और प्लस C, तो A प्लस B प्लस C ये वेक्टर है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक से मींस दो या दो से अधिक वेक्टर को भी ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। अब जो एक आता है वो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको भी समझ ही लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास अभी वेक्टर A था एक इस तरह से, है ना, और वेक्टर V था इस तरह से एक, ठीक है। अब हम लोग उस समय ट्रायंगल बनाने का काम किए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस दोनों वेक्टर को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड को बनाने का काम करेंगे। देखिए इस तरह से जो है एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर हो गया, तो अगर हम इसको इस B वेक्टर का पैरेलल वेक्टर यहां पर बनाना चाहें और इस A वेक्टर का पैरेलल वेक्टर इधर बनाना चाहें, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। अब जो है हम लोगों को जो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है, वहां से जो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को कनेक्ट करेगा, डायगोनल मतलब कि इस दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है वहां से जो डायगोनल हम लोग खींचेंगे उस पैरेललोग्राम का, वही हम लोगों को इस दो वेक्टर का जो है क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, A प्लस B देगा, क्या देगा, A प्लस B देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये भी जो है ये भी एक ट्रायंगल लॉ का ही जो है पार्ट है, और ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ बना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रायंगल लॉ से भी हम लोग करते तो इसी तरह का आता, अभी देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर A था हमारा ट्रायंगल लॉ से, ठीक है, और इस वेक्टर B को हम लोग इसके टेल मींस इसके हेड से कनेक्ट करते, और B वेक्टर का टेल जो है A वेक्टर का हेड से कनेक्ट होता, है कि नहीं। और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको जो मिलता वो हमको देता क्या, वेक्टर A प्लस B का जो है रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, इसमें और उसमें कोई अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो जो है वो क्या है,
वही बेसिक लॉ है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का वही बेसिक लॉ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। और अगर सपोज दैट हमको माइनस करना होता है कि नहीं, अगर सपोज दैट हमको माइनस करना होता तो हम लोग क्या करते। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि वेक्टर a माइनस बी हम लोग को निकालना होता, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग क्या करते, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, ऐसा कर सकते थे क्या, है क्यों, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस कर देगा क्या इस चीज को। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो है इसके बराबर है, कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग ऑपोजिट वेक्टर पढ़े थे, इस वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को इधर ले लेंगे और वेक्टर बी को इधर ले लेंगे। अब फिर से ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, तो ये जो हम लोग को दे देगा वो दे देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है कि नहीं। इस ऑर्डर में देखिए, है ना, हेड से टेल जुड़ा बी वेक्टर का और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ए माइनस बी मिल गया हमको, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स का जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही यूज करके हम लोग दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है क्या, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसको जो है डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए है मेरे पास और वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और ये इक्वल्स टू होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, एंड दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किए, वो किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। जैसे कि हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर का अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर का हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसके अलोंग आई कैप, इसके अलोंग जे कैप और इसके अलोंग के कैप। ठीक है, अब जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोले, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो इक्वल वेक्टर को हम लोग डॉट कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर ए डॉट ए कॉस थीटा, है कि नहीं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1, मीन्स ए डॉट ए विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग दो इक्वल वेक्टर को
अगर हम लोग दो इक्वल वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उस वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग आई डॉट आई करें, आई डॉट आई करें मीन्स आई कैप डॉट आई कैप करें, या फिर जे कैप डॉट जे कैप करें, या फिर के कैप डॉट के कैप करें, यानी कहने का मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 0 होगा क्या, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोले क्या कि हम लोग यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। cos थीटा 0 यानी cos थीटा 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए i डॉट आई, j डॉट j या फिर k डॉट k यानी i कैप डॉट आई कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, इसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। यानी अगर x डायरेक्शन में दो वेक्टर है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर जे कैप, जे मींस y डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर है उसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर उसी तरह z डायरेक्शन में दो वेक्टर है उसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है कि नहीं। उसी तरह तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप, इट विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर आई कैप और जे कैप इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू 0 होने के कारण वो पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग J और K के बीच में देखें तो J और K के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, उसी तरह K और I के बीच में देखें, K और I के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। इसीलिए उसका जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज सारा चीज समझ में आया। ये 11th का टॉपिक है, आप सभी 11th में ये सब सारा चीज विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जितना आप लोग को जरूरत है उतना हम पढ़ा रहे हैं और उसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ पाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जो है प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की ओर जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है, इसका हम लोग को निकालना है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी। इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और पिछले वाले को बीच में हम लोग डॉट लगाए थे इसीलिए उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग को यहां पर क्या लिखना होगा कि ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर भी ऑर्थोगोनल वेक्टर को बनाना चाहें, अगर यहां पर भी हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर को बनाना चाहें, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप, है कि नहीं, तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। और अगर इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग देखना चाहें तो इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे क्या, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर ए, दोनों को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी लगेगा जो कि उसको सॉरी, यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी लगेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होने के कारण ये क्या मिल जाएगा, हमको एक नल वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं, एक नल वेक्टर मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखें, क्या, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इन सभी के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इसका जो है वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। अब देखिए, अब तीसरा जो है, तीसरा क्या, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हम लोग को मिलेगा के, आई क्रॉस जे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा के। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग करें क्या, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा जे क्रॉस के, तो हम लोग को मिलेगा आई, जे क्रॉस के हम लोग को क्या मिलेगा, जे क्रॉस के हम लोग को मिलेगा आई। और उसी तरह हम लोग अगर करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, उसी तरह हम लोग करें अगर के क्रॉस आई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जे। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग क्लॉकवाइज में किए, क्लॉकवाइज में किए, इसीलिए हम लोग को जो है क्या मिला, हम लोग को पॉजिटिव मिला ये सब सारा चीज। ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज किए, घड़ी के दिशा में हम लोग आई से जे, जे से के से आई, है कि नहीं। अगर इसी के एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग करें, जे क्रॉस आई करें, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें, जे क्रॉस आई करें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई अगर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस के, माइनस ऑफ के। उसी तरह अगर हम लोग करें आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे। उसी तरह अगर हम लोग के क्रॉस जे करें, के क्रॉस जे करें, अगर हम लोग के क्रॉस जे करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस आई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा उसका अगला जो वेक्टर है उसका पॉजिटिव, और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो जो अगला एक वेक्टर बच जा रहा है उसका हम लोग को नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग आज वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर एंड मोशन वाला पार्ट में वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग पूरी तरीके से कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग मोशन वाले पार्ट को, गति वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर से जितना भी कॉन्सेप्ट हम समझाने का, बताने का कोशिश किए हैं, आप सभी को वो समझ में आ गया होगा, और एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।